क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन अर्थात मानव जनन के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था, जिसमें हमने अब तक आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसके अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में विधिवत बता चुके हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं इसके बारे में, और उसके बाद एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन सी होती हैं इसके बारे में, और उसके बाद फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं और उससे संबंधित सहायक ग्रंथियाँ या एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं इसके बारे में आपको विधिवत बताया जा चुका है। आज मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बाद इसी कड़ी में आपको युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताया जाना है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी स्क्रीन पर आए हुए नोट्स को ध्यान से समझ करके अपनी नोट्स कॉपी में लिख भी लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को ही हम युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। आप जानते हैं कि युग्मक जनन की क्रिया केवल जनन ग्रंथियों, जिन्हें गोनट्स कहते हैं, गोनट्स के अंतर्गत टेस्टिस और ओवरी, मेल में टेस्टिस या वृषण और फीमेल में ओवरी या अंडाशय में होती है। युग्मक जनन में नर के वृषण यानी टेस्टिस और मादा के अंडाशय यानी ओवरी की जनन एपिथीलियम कोशिकाएं डिप्लॉयड अर्थात 2n होती हैं। ये कोशिकाएं अर्धसूत्रण या रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन के परिणाम स्वरूप ऐसी संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं जिनमें प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या आधी अर्थात अगुणित कोशिकाएं मीन्स हैप्लॉयड रह जाती है। संतति कोशिकाएं गैमीट्स कहलाती हैं और गोनट्स में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। नर जनन ग्रंथि अर्थात टेस्टिस या वृषण में नर युग्मक के निर्माण को हम शुक्र जनन या शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, तथा मादा जनन ग्रंथि या अंडाशय मीन्स ओवरी में मादा युग्मक या अंड यानी फीमेल गैमेट्स या ओवम के निर्माण की प्रक्रिया को oogenesis, अंड जनन या अंडाणु जनन के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis होती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जननांगों में गैमीट्स बनने की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय युग्मक जनन विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक अर्थात शुक्राणु या स्पर्म और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु या ओवम का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन या फिर शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। इस क्रिया के अंतर्गत अचल एवं गोल स्पर्मेटिड एक चल धागेनुमा शुक्राणु में परिवर्तित होता है। इसका कोशिका द्रव्य विलुप्त हो जाता है। सेंट्रियोल से फ्लैजिलम का विकास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अच्छी तंतु के चारों ओर एक सर्पिलाकार आवरण बनाते हैं तथा गाल्जी काय एक्रोसोम में रूपांतरित हो जाती है। केंद्रक गोल के बजाय कुछ लंबा और अंडाकार हो जाता है। प्रत्येक शुक्राणु के विकास में 2 से 2.5 महीने का समय लगता है। टेस्टिस में
अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया या सिंगुलर नंबर में स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया द्वारा शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है। शुक्रजनक नलिकाओं अर्थात सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की भीतरी भित्ति में उपस्थित स्पर्मेटोगोनियम समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजन डिप्लॉयड अर्थात दुगुणित होता है और उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। कुछ शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, जिनको हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करता है, जिन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित स्पर्मेटिड्स उत्पन्न करते हैं। स्पर्मेटिड्स रूपांतरित होकर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को ही हम शुक्राणुजनन या शुक्रजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के परिणाम स्वरूप शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतःस्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुजनन नलिकाओं से मोचित होते हैं, उसी प्रक्रिया को हम स्पर्मिएशन या वीर्य सेचन के नाम से जानते हैं। शुक्रजनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौनारंभ अर्थात 13 से 14 वर्ष के आयु से प्रारंभ होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम GnRH के नाम से जानते हैं, कि श्रावण से काफ़ी वृद्धि हो जाती है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अर्थात GnRH हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण ये अग्र पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पर कार्य करता है तथा 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिन्हें हम LH और FSH के नाम से जानते हैं। LH का अर्थ होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का अर्थ होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनके पूरे नाम भी आपको जानना जरूरी होता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनके श्रावण को उद्दीपित करता है। LH अर्थात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजेंस के संश्लेषण और श्रावण को उद्दीपित करता है। इसके बदले में एंड्रोजन शुक्राणुजनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है, कुछ घटकों के श्रावण को उद्दीपित करता है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इस तरह से आप जानते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन है, जिसके अंतर्गत सर्टोली सेल्स दिखाई पड़ रही हैं। और इसके डिवीज़न की बात करें तो सबसे पहले प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स है, जिसका माइटोटिक डिवीज़न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल बनती है। इसका माइटोटिक डिवीज़न होता है, जिससे स्पर्मेटोगोनियम बनता है और स्पर्मेटोगोनियम के माइटोटिक डिवीज़न से प्राइमरी स्पोरोसाइट बनता है। यहाँ तक कि कोशिकाएं डिप्लॉयड होती हैं। इसके बाद फिर मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में एक बार दोबारा रिडक्शन डिवीज़न या मियोसिस होती है, जिसे मियोसिस सेकेंड के नाम से जानते हैं,
और जिसके परिणाम स्वरूप अर्ली स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है और फिर इन स्पर्मेटिड्स में डिफरेंशिएशन होता है। साइटोलिसिस इनको न्यूट्रिशन प्रदान करती है। परिणाम स्वरूप ये स्पर्मेटिड्स स्पर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से स्पर्म या शुक्राणु बनने की इस प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन या शुक्र जनन के नाम से जानते हैं। स्क्रीन पर आप शुक्राणु या स्पर्म की संरचना को देख सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर की तरफ एक्रोसोम है और इसमें नीचे की तरफ, एक्रोसोम के नीचे की तरफ न्यूक्लियस दिखाई पड़ता है और इसके नेक के पास माइटोकॉन्ड्रिया का अच्छा खासा जमाव होता है और पीछे की तरफ एक लंबी टेल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का जमाव इसके हेड रीजन के पास होता है, क्योंकि शुक्राणु को मूवमेंट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा इसे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। इस तरह से आप अपने स्क्रीन पर बने हुए इस शुक्राणु जनन के डायग्राम को अवश्य बना लीजिएगा, जिससे स्पष्ट होता है कि शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। एक स्पर्मेटोगोनियल या प्रिमोर्डियल जर्म सेल किस प्रकार से डिवाइड होकर के बाद में स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इसके बाद शुक्राणु की रचना के बारे में भी जानना जरूरी होता है कि स्पर्म या स्पर्मेटोजोवन की संरचना किस प्रकार से होती है। एग्जामिनेशन में शुक्राणु की संरचना के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्राणु किस प्रकार से होता है। तो प्रत्येक शुक्राणु पतला और लंबा होता है। यह उत्तेजित होने पर अपनी पूंछ की सहायता से गति करता है। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, जिन्हें हम सिर, मध्य भाग तथा पूंछ भाग के नाम से जानते हैं। शीर्ष के नीचे ग्रीवा को भी इसका भाग माना जा सकता है। शुक्राणु का शीर्ष या हेड चौड़ा और चपटा होता है। इसके ऊपरी भाग पर गाल्जिकाय से बनी एक कैप जैसी संरचना होती है, जिसे हम एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। एक्रोसोम निषेचन के समय शुक्राणु को मादा युग्मक में प्रवेश करने में सहायता पहुंचाता है और शीर्ष भाग में ही एक बड़ा सा केंद्रक भी होता है। इस तरह से ये इसका हेड का पार्ट हुआ। फिर हेड के नीचे नेक होता है। नेक का भाग सकरा होता है और सिर और मध्य भाग के बीच का क्षेत्र होता है। इसी भाग में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। इसके बाद फिर मिडिल पार्ट आता है। यह नेक और टेल के मध्य का बेलनाकार भाग होता है। इस भाग में 10 से 15 माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार उपस्थित होती हैं और इस शुक्राणुओं को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसीलिए शुक्राणुओं के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया का जमा होता है। पिछला हिस्सा टेल कहलाता है। यह शुक्राणु का सबसे लंबा पतला भाग होता है। यह जीवद्रव्य की झिल्ली के रूप में होता है, जिसकी मध्य रेखा में एक पतला अक्ष सूत्र या एक्सियल फिलामेंट होता है। पिछले भाग में झिल्ली नहीं पाई जाती, केवल नग्न अक्ष सूत्र ही पाया जाता है। इसको हम इंड पीस के नाम से जानते हैं। इस तरह से एक शुक्राणु की संरचना भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अग्र भाग हेड है, मिड पीस है, फिर टेल का हिस्सा है और टेल का आखिरी हिस्सा एंड पीस के नाम से जाना जाता है। इस तरह से शुक्राणु जनन के परिणाम स्वरूप एक शुक्राणु का विकास हो जाता है। इसी तरह से oogenesis या अंड जनन क्या होता है, इसे भी जानना जरूरी होता है। मादा में अंडाशय को स्तरित करने वाली जनन एपिथीलियम या जर्मिनल एपिथीलियम की जनन कोशिकाओं से अंडाणु बनने की प्रक्रिया को ही अंड जनन या oogenesis कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप
एक कोशिका से एक अंडाणु बनता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं से आधी होती है। अन्न जनन की क्रिया जनन काल के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है, ताकि आने वाले जनन काल में परिपक्व अंडाणु तैयार हो सकें। अंडजन की प्रक्रिया को भी कई भागों में हम बांट सकते हैं। इस तरह से एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही अंड जनन कहा जाता है, जो कि पुरुष के शुक्र जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न होता है। एक एक बातों को ध्यान से सुनिए और समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अंड जनन की शुरुआत भ्रूणी परिवर्धन चरण के दौरान ही होती है, जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं अर्थात oogonia प्रत्येक भ्रूणी अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती हैं। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण होता है और उसकी वृद्धि नहीं होती है। इन कोशिकाओं में फिर विभाजन प्रारंभ होता है और अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में प्रविष्ट होती है। इस अवस्था में सक्रिय तौर पर अवरुद्ध रहती है। इन्हें प्राथमिक या प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडक कहते हैं। इसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिका में कोशिकाओं यानी ग्रैनुलोसा सेल की परत से आवृत होती है। इन्हें हम प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं। यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। ये प्राथमिक पुटक कणिका में कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं तथा एक और नए स्तर से घिर जाते हैं, जिन्हें हम द्वितीयक पुटक के नाम से जानते हैं। यही द्वितीयक पुटक जल्द ही तृतीयक पुटक में परिवर्तित हो जाता है और तृतीयक पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। यह एक असमान विभाजन है, जिसके परिणाम स्वरूप बृहत अगुणित द्वितीयक अंडक तथा एक लघु प्रथम ध्रुवी पिंड की रचना होती है। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म की मात्रा को संचित रखती है। तृतीय पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे हम जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल फटकर द्वितीयक अंडक या अंडाणु को अंडाशय से मोचित कर देता है। इसी प्रक्रिया को हम ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग के नाम से जानते हैं। द्वितीयक अंडक अंडोत्सर्ग के बाद जब अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाता है और जब शुक्राणु में प्रवेश करता है, तब इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार से एक द्वितीयक अंडक से एक छोटा द्वितीयक ध्रुवी पिंड और एक बड़ा ओवम का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ओवम निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न होती है। अगर हम पूरे अंडजनन को विभिन्न प्रावस्थाओं में बांटना चाहें तो अंडजनन की पूर्ण प्रक्रिया को हम 3 प्रावस्थाओं में बांट सकते हैं। पहली फेज कहलाती है मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था। दूसरी फेज कहलाती है ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था और तीसरी फेज कहलाती है परिपक्वन प्रावस्था या मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में कई सारे परिवर्तन होते हैं, जिसमें फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होता है, फिर उसके बाद सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होता है। सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन के पश्चात ही अंडाणु का एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है। अपने डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, स्क्रीन में बने हुए डायग्राम से स्पष्ट है कि किस प्रकार से एक जर्मिनल सेल जो कि डिप्लॉयड होती है वह प्राइमरी oocyte सेल बनाती है जो कि डिप्लॉयड होती है।
जिसमें मियोसिस फर्स्ट होता है। और मियोसिस फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि उसके बाद फिर मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस सेकेंड के पश्चात अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं के निर्माण की इस प्रक्रिया को ही हम अंडजनन या ऊरजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इधर आप ओरी के अंदर भी डायग्राम में स्पष्ट रूप से इन सभी प्रावस्थाओं को देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंडाशय के अंदर एक अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो अंडजनन की इस प्रक्रिया को आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है कि अंडे की संरचना कैसी होती है। अंडजनन के पश्चात बना हुआ अंडाणु किस प्रकार का होता है। एक स्त्री का अंडाणु 0.1 मिलीमीटर व्यास का होता है। अंडाणु का बड़ा आकार इसमें संचित पीले पदार्थ जिसे हम यौग कहते हैं इसके कारण होता है। यौग में या पीतक में पोषक पदार्थ संचित रहते हैं। सभी जंतुओं का परिपक्व अंडाणु सामान्य कोशिका से कहीं अधिक बड़ा होता है। एक अंडाणु की संरचना को भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक अंडाणु की संरचना होती है। साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और बाहर की तरफ जोना पेलुसिडा की परत है और फॉलिकल सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा से घिरा हुआ होता है। तो अंडाणु किस प्रकार से बनता है इसकी पूरी प्रक्रिया को आपने समझ लिया होगा। और इस प्रकार से अंडाणुओं के बाद अब इसका महत्वपूर्ण टॉपिक अगला है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम मासिक या आर्तव चक्र के नाम से जानते हैं। आर्तव चक्र क्या होता है इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। स्त्रियों में जनन का समय 12 से 13 वर्ष की आयु से शुरू होकर के 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त होता है। जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है और जनन काल के समाप्त होने के साथ ही यह भी रुक जाता है। ऋतुस्राव के शुरू होने पर किशोरावस्था का अंत हो जाता है। जनन काल में प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडे का अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग की क्रिया दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होती है। साथ ही निषेचित अंडे के रोपण के लिए गर्भाशय की दीवार में विशेष प्रकार के परिवर्तन होते हैं। निषेचन न होने पर प्रतिमाह गर्भाशय की दीवार और अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इसी चक्र को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र या शॉर्ट फॉर्म में MC के नाम से जानते हैं। अर्थात आर्तव चक्र की अवधि 26 से 28 दिन होती है और 26 से 28 दिनों के अंतराल पर बार बार होने वाले इसी चक्र को मासिक धर्म या रजोधर्म या आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में आता है, जहाँ पर इसका निषेचन होता है और निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु गर्भाशय में रोपित हो जाता है। निषेचन के बाद सगर्भता शुरू हो जाती है तथा निषेचित अंडाणु या अंडा फिर शिशु में विकसित होने लगता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो कार्पस ल्यूटियम विलुप्त होने लगता है और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की कमी के कारण गर्भाशय की भित्ति का खंडन प्रारंभ हो जाता है और रुधिर स्राव प्रारंभ हो जाता है। इसी रुधिर के साथ अंडा भी बाहर आ जाता है। इसी को ही हम ऋतुस्राव कहते हैं। 4-5 दिनों तक रक्त का स्राव होता रहता है। ऋतुस्राव के बाद लगभग 9 दिनों के अंदर गर्भाशय की दीवार की पुनः मरम्मत हो जाती है। इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आपने समझ ली होगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। इसके बाद इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपने स्क्रीन पर
बने हुए डायग्राम के माध्यम से भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऋतुस्राव होता है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको निषेचन की प्रक्रिया के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से फिर आगे निषेचन होता है, अंडाणु और शुक्राणु किस प्रकार से मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो के माध्यम से पुनः प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।